Okay, so from current electricity, the last topic that we have discussed is series and parallel combination of resistance, और उसके ऊपर हमने दो न्यूमेरिकल्स किए थे. ठीक है, आज आगे चलते हैं चैप्टर 3 में. डालो हेडिंग इलेक्ट्रिकल पावर. वेरी गुड. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. लेकिन यहाँ पे तो वर्क की बात नहीं करेंगे ना. वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो भी आप वर्क करते हैं वो किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो एनर्जी कौन सी बात होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम. सो डिफाइन कैसे करेंगे? लिखिए, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन. और ये वर्क करता कौन है? किसी भी सर्किट में करंट प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई सोर्स की जरूरत होती है. सोर्स क्या होता है? वो सेल या फिर बैटरी. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ के बारे में अच्छा आज पढ़ेंगे. ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में. अभी ईएमएफ कैसे लिखना है? तीनों वर्ड्स स्मॉल में. क्वाइट. ईएमएफ का मतलब होता है जो वोल्टेज का सोर्स है, जैसे सेल की बात होती है. अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो भी इसको परेशान नहीं करूंगा, टॉपिक को बाद में देखते हैं. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट is called electric power. I repeat, the rate at which electric work is done by the source of EMF in maintaining the current in electric circuit is called electric power. नीचे लिखो फॉर्मूला. P is equal to अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क की, इलेक्ट्रिक वर्क या फिर वर्क को भी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम. तो या फिर अगर हम वर्क भी लिख ले, इसको क्या लिखते थे हम? W अपॉन में T. तो ध्यान देंगे सभी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉप राइटिंग. फ्रॉम क्लास 10th वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. कृतिका, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम क्लास 10th? मोस्ट बेसिक ओम्स लॉ इस फॉर्मूले के बाद आता था. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस आता ही इसके बाद था. एनीवन फ्रॉम बॉयज? वान्या. V is equal to W upon Q. This is the most basic formula. अगर V is equal to W upon Q तो W is equal to VQ. यहाँ पर W की जगह पर आ गया V मल्टीप्लाई Q अपॉन में T. अथर्व, Q अपॉन T इज इक्वल टू, Q अपॉन T किसका फॉर्मूला होता है? ये 10th क्लास में इससे पहले आता था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला. और यहाँ पर भी पहले डेफिनेशन इस चैप्टर में ये लिखी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड. अंश बोलो, सुन नहीं रहा है मुझे. क्या बोला? ट्रांसफॉर्मर. आस्था, करंट. और करंट को डिनोट किससे करते हैं भव्या? आई से. ये इक्वल होता है आई के. ध्यान देना सभी, ये 10th क्लास की डेरिवेशन है. वहां पर भी ऐसे बताते थे कि P इज इक्वल टू VI कैसे आया. तो आपने Q अपॉन T की जगह पर लिख लिया I, तो आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या आया? VI. तो प्रदीप, ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो भाई, V इज इक्वल टू IR. यहाँ पे V की जगह पे IR पुट करके बताओ P का फॉर्मूला क्या आएगा? चुप रहेंगे सभी, मैं थप्पड़ मार दूंगा पीछ के. V की जगह पर IR पुट करने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगी? चलो पुट कर लेते हैं. हाँ बोलो, IR और साथ में क्या है? I. सॉल्व करो, क्या आएगा? I स्क्वायर R. ये फॉर्मूला भी 10th में था, I स्क्वायर R. बहुत बढ़िया. कन्हैया, ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ क्या था? सुनो भाई ध्यान से, V इज इक्वल टू IR. I इज इक्वल टू, अरे V अपॉन R.
इस फॉर्मूले में मेरे को आई की जगह वी अपॉन आर पुट करके बताओ क्या बचेगा। बिल्कुल से देखो कैसे किया, वी आई की जगह पे क्या बोला उसने, वी अपॉन आर, वी का स्क्वायर हो गया। तो पावर के ये 3 फॉर्मूले होते थे, तीनों में से किसी पे भी न्यूमेरिकल आता है, लिखो फटाफट। एंड व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर दिया, पावर के एसआई यूनिट क्या आते हैं बेटा 9th क्लास में। अपूर्वा, पावर को किस में मेजर करते हैं, अमृतपाल, जब बल्ब खरीदने जाते हैं, ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं, वॉट, वेरी गुड, क्या होते हैं एसआई यूनिट, इसके नीचे लिखो, जो भी लिख लोगे, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WATT, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ऑनलाइन क्लास को समझ आ रहा है, वैभव विरव क्लियर, इधर आकृति और मानवी, ठीक है, और ये क्या नाम है, एकता, ओके, मानवी और कैमरा इज ऑफ बेटा, ओके वेरी गुड, दिस इज पावर। एसआई यूनिट लिखी सभी ने, इसके नीचे एसआई यूनिट इज व्हाट, इसके बाद लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा यहीं से बनाओ फॉर्मूला, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, अभी पता लगेगा दिमाग कैसे चलता है तुम्हारा 1 घंटे में। बोलो, मैंने फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ अगर दिख जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, चुप रहेंगे सारे। अरे पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, बात खत्म, लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले डेफिनेशन लिखो, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन in maintaining the total work done in maintaining the current in electric circuit, सर्किट में करंट बनाए रखने के लिए जो टोटल वर्क डन किया जाता है, द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द सोर्स ऑफ EMF आज पढ़ेंगे। The total work done in maintaining the current in electric circuit by the source of EMF is called electrical energy. Is called electrical energy. किसी भी सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए सेल के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। फॉर्मूला लिख दो, एनर्जी E is equal to power multiply time. E is equal to power multiply time. अब पावर के तो इतने सारे फॉर्मूले किए, अगर सारे फॉर्मूलाज को पुट करना स्टार्ट करें, कितने फॉर्मूले हैं बोलो, 3, तो फॉर्मूले बताते जाओ क्या बनेंगे। एक तो यही, पावर की जगह क्या है, VIT, अगला I² RT, और अगला क्या बनेगा, V² अपॉन R और मल्टीप्लाई में T। और अगर 10th क्लास थोड़ी बहुत याद है तो उसके बाद हम लिखते थे, इफ दिस एनर्जी रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वहां H इज इक्वल टू I² RT, और उसका नाम क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो इसके नीचे, इफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट देन, तो यही फॉर्मूला बन जाता था E की जगह पर HI² RT। This equation is called as Joule's law of heating. Joule's law of heating. कल छुट्टी है तुम्हारी, क्यों है? अरे लिखने पे ध्यान दो, भी डन, लास्ट में होगा से भी गए, अंश डन, बोर्ड दिख रहा है तुम्हें वहां से, और लास्ट में भव्या डन, आस्था इधर हो गया, ठाकुर साहब समझ आया, ओके। अब सवाल आता है, ऑनलाइन क्लास डन एवरीवन, समझ आया सभी को, ओके ग्रेट। अब सवाल आता है, ये जो EMF है ये होता क्या है, हेडिंग डालो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF, internal resistance and terminal potential difference
ऑफ अ सेल, ये 3 टर्म्स हमें आज डिफाइन करनी है। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब सभी ध्यान से सुनेंगे बात। मैं समझाता हूँ कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। अगर आप दुकान से एक सेल खरीद के लेके आते हैं और उस सेल की वोल्टेज कितनी है, 3 वोल्ट, ठीक है, और जब तक हमने सेल को किसी सर्किट में नहीं लगाया तब तक इसकी पावर मैक्सिमम रहेगी, 3 वोल्ट का 3 वोल्ट रहेगा। इसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। अगर फिजिक्स में कोई बोलता है सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ध्यान से सुन लेना। ओपन सर्किट का मतलब होता है सर्किट में से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और क्लोज्ड सर्किट का मतलब होता है सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है। क्लोज्ड का मतलब है लूप पूरी बंद हो जाएगी तो करंट फ्लो करेगा। तो ईएमएफ होता है कि जब तक सेल, अभी तक अगर पूरा का पूरा सर्किट ओपन है तो जो उस समय सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहा जाता है ईएमएफ। लेकिन अगर इस सेल को सर्किट प्रोवाइड कर दिया जाए कि इसमें से करंट रेजिस्टेंस में फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो जो वोल्टेज, देखो जैसे करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होता है इसके अंदर से फ्लो करेगा, जो वोल्टेज तुम्हें सर्किट में मिलती है उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट किससे करते हैं, वी से, और ईएमएफ को डिनोट किससे करते हैं, ई से। मतलब आसान भाषा में, ये मैं दुकान से ड्यूरासेल खरीद कर लाया, जब तक मैं बोल रहा हूँ कि ड्यूरासेल को सर्किट में नहीं लगाया तब तक इसको क्या कहा जाएगा, ओपन सर्किट है तो इसकी वोल्टेज को कहा जाएगा ईएमएफ। लेकिन जैसे ही सर्किट में जाएगा इसका काम क्या है, इसमें से क्या निकलना स्टार्ट होंगे, चार्जेस, और वो चार्ज सारे के सारे सर्किट में से करंट को फ्लो कराएंगे, तो सर्किट में क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जाना स्टार्ट होगा। बात समझ आ रही है। तो आज तक तुमने जितना भी पढ़ा है 10th क्लास तक, क्या हमने कभी ईएमएफ के बारे में पढ़ा? नहीं। हम सिर्फ पढ़ते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। कौन से टू टर्मिनल? अच्छा, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए नाम क्या क्या लगा हुआ है, टर्मिनल। दो टर्मिनल्स के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में जो भी बाहर के सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहा जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मैंने यहां से तार को नहीं जोड़ा, तो उस समय सेल का जो अपना वोल्टेज होता है उसे क्या कहा जाता है, बोलो, ईएमएफ। मेरी बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज ईएमएफ? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज क्लोज। बीच में क्या रहेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस नया शब्द है, हालांकि पूरा नहीं, हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ा है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अरे सर, अगर आप कोई भी सर्किट बनाते हो, ये आपने सेल रखा, ये वायर है, ये रेजिस्टेंस है, तो जो हम तार यूज करते हैं, जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं, उनका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना? ये इंटरनल क्या हुआ? अच्छा, 12th क्लास में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, सेल। क्या सेल का अपना रेजिस्टेंस नहीं होता होगा? क्या सेल किसी चीज से बना हुआ है? अगर आप सेल को तोड़ेंगे, उसके अंदर से कार्बन की रॉड निकलेगी ब्लैक कलर की, और साथ में सॉल्यूशन निकलेगा, लिक्विड सा निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं। क्या उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सेल के पास रेजिस्टेंस नहीं होता? तो हमने कहा जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, जो सेल का इंटरनल का रेजिस्टेंस है, उसी को नाम क्या रख दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो, समझ आया? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन, खत्म। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, वो अलग होता है। तीसरा वाला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बताओ तीनों। अंश, पहला बताओ, ईएमएफ क्या है? फिर उस सर्किट को क्लोज क्यों बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। क्या होता है ईएमएफ, प्रत्युष? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ क्लोज सर्किट। क्या होता है ईएमएफ? क्या? ओपन सर्किट। तीसरा वाला क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अरे, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेल के अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाएगा। इस मार्कर का रेजिस्टेंस, ये इस सेल का काम है सर्किट में करंट प्रोवाइड करना, लेकिन इस मार्कर के अंदर ये इंक से मिलके बना हुआ है, तो सेल अंदर से इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बना हुआ है, तो इस इंक की वजह से, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इस सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आता है? ओके, ग्रेट। लिखा जाए पहला ईएमएफ, हेडिंग डालो। ये मेन हेडिंग थी, अब सब हेडिंग स्टार्ट होगी। EMF of a cell, EMF of a cell is the maximum potential difference. EMF of a cell is the maximum potential difference between the EMF of a cell is the maximum potential difference between the two electrodes between the two electrodes of the cell. इलेक्ट्रोड पता है, पढ़े 8वीं क्लास में, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, कोई उसका एल्यूमिनियम का, कोई जिंक का, ऐसे बताया करते रहे, ठीक है। EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes, ELECTRODES, two electrodes of the cell
टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन, अभी कोई फुल स्टॉप नहीं है, EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. जब सेल में से कोई करंट ना लिया गया हो, ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन मतलब उसमें से निकालना, जैसे कैश विड्रॉल का ऑप्शन आता है, कैश निकालना, ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर आपने सेल में से कोई भी करंट नहीं लिया है तो उसका जो अपना वोल्टेज होगा उसे कहा जाएगा EMF। आई रिपीट, EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. It is denoted by capital E. It is denoted by capital E. EMF को capital E से denote करते हैं। Number 2, internal resistance. Second heading, internal resistance. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ब्रैकेट में स्मॉल r बना देना। कैपिटल R से किसको करते हैं? पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को, स्मॉल r। इसमें लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte, the resistance offered by the electrolyte, ELECTROLYTE. Internal resistance of a cell is defined as resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell, और जो electrode use कर रहे हैं, and electrode of a cell when, कोई full stop नहीं है अभी। I repeat, internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrode of a cell when the electric current flows through it. When the electric current flows through it, भैया जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस जाग जाता है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। When the electric current flows through it. Done everyone? अब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इसी के आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, ये ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं सारे, वैभव विरक्त तो नोट्स बना रहे हो दोनों बैठ के, लैपटॉप से ज्वाइन किया क्लास की मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है? मोबाइल से दिखाओ जरा नोट्स कहाँ पे बनाए, जितना अभी तक बोला बनाए कि नहीं बनाए? कैमरा ही बंद कर लिया रे। हाँ ठीक है, गुड, नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, गुड, ओके। अच्छा, यूजर कॉमन सेंस, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता होगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। हम दुकान से एक सेल खरीद के ले गए, एक ड्यूरा सेल है, एक एवरेडी का सेल है, कोई पैनासोनिक का सेल है, तो मुंह पे आने पे ड्यूरा सेल 45 रुपए का आता है और एवरेडी का सेल 10 रुपए का आता है। ऐसे कोई पैनासोनिक की जगह पीनासोनिक है, वो 5 रुपए का भी आता है। कुछ तो फर्क होगा बेस्ट सेल में। तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? मटेरियल, वो किस मटेरियल का बना है? वेरी गुड, दिया अमृतपाल, कार्तिक, ड्यूरेबिलिटी मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी, बट गुड। कार्तिक, मटेरियल के अलावा कोई कुछ बोलना चाहे है? लंच क्या बोल रही हो? वेरी गुड। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? लेंथ कितने हैं? बहुत सही बात है। और कोई? वो तो प्रोवाइड करेगा ना, वो लिखो। आपने क्या लिखा? एक सेकेंड, हाँ बोलो बेटा। हाँ, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा कितना है, ये उस बात का जवाब है कि 5 रुपए के सेल में, 10 रुपए के सेल में और 45 रुपए के सेल में क्या फर्क है। ड्यूरा सेल सबसे लेट आया और ड्यूरा सेल लेट आने के बाद ही सारे के सारे सेल मार्केट में रास करके चला गया। रीजन क्या था? उसने बेशक अपने प्रोडक्ट को जब सबसे पहले लेकर आया तो 10 रुपए में लेकर आया, 10 के बाद 15 किए, 20 किए, आज की रेट में 90 रुपए का सेल सिर्फ ड्यूरा सेल मिलता है और उसके बाद सीधा एवरेडी का मिलता है। लेकिन उसने क्वालिटी अनबीटेबल कर दी। ड्यूरा सेल अगर एक बार रिमोट में लगा दिया तो 6-7 महीने 1-2 साल निकालने की जरूरत नहीं है, जबकि पहले एवरेडी वगैरह के सेल यूज करते थे, प्रॉब्लम थी। और दूसरा, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का भी अपना रोल है।
एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखेंगे वो गुड्डा सा आया करता था, रिमोट कंट्रोल कार चल रही है, अरे खत्म हो गया ड्यूरासेल, और जानबूझ के उसने दिखाया कि जब वो खत्म होता रहा तो सेल निकालते थे, वो सेल हुआ करते थे एवररेडी की। तो उसने ओपन मार्केट में चैलेंज किया कि ये देखो ये सेल चलते ही नहीं, मेरे सेल चलते, कर लो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, चल गया। ऐसे ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होते हैं अलग अलग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये किसने कहा था? तनवीर ने। गुड। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। नंबर 2, इधर से किसी बच्चे ने क्वांटिटी की बात, अच्छा ऑनलाइन वाले ने कहा था, ठीक है। सेकंड, पहला पॉइंट लिखो भी ऑनलाइन क्लास, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दूसरा लिखो नेचर कॉमा कंसंट्रेशन, नेचर कॉमा कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है ना कि टेम्परेचर कैसा है। नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और लास्ट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, उनका एरिया कितना है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमने कितने इलेक्ट्रोड्स को इमर्स किया हुआ है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड, IEERSED, area of electrodes immersed in the electrolyte. So these are the 4 factors on which internal resistance of a cell depends. Over. Last heading डालो, terminal potential difference. It is defined as the potential difference between, it is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell. It is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell. सर्किट कौन सा होगा? ओपन या क्लोज? भूल गए, क्लोज सर्किट। It is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit. In a closed circuit, I repeat, it is defined as the potential difference between the two electrodes of a cell in a closed circuit, comma, when current is drawn from the cell. जब सेल से करंट मिल रहा हो, when current is drawn, DRAWN, when current is drawn from the cell, डिनोट किससे करते हैं? V, वेरी गुड। It is denoted by V, लिख दिया? It is denoted by V. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और EMF को E से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे बताया? अच्छा, यूज योर कॉमन सेंस। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में से हमेशा ग्रेटर कौन होगा? चुप। क्यों? EMF और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस में ग्रेटर कौन होगा? क्यों? टर्मिनल। क्यों? बिकॉज वो क्लोज सर्किट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा। आस्था, दोनों में से ग्रेटर कौन होगा? टर्मिनल। अथर्व, मैंने शुरू में कहा था कॉमन सेंस, कोई फिजिक्स नहीं है। कॉमन अगर सुना ध्यान से होता ना तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, दोनों में से ग्रेटर कौन होगा? श्रेयांश, क्यों? नेक्स्ट, अंश, क्यों? वैदई, क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है इस वजह से। टर्मिनल। प्रत्युष, कार्तिक, क्यों? आंसर इज EMF और आंसर इज वेरी ऑब्वियस। अबे यार, जब तक ये
ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ईएमएफ है? सेल लगाने के बाद करंट मिलता है या करंट मिलने के बाद सेल लगाते हैं? बोलो। जब सेल पहले लगा, अगर सेल 12 वोल्ट का है तो वो उसका ईएमएफ हुआ। जब उस सेल में से वोल्टेज निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, 12 वोल्ट से 13 वोल्ट हो जाएगा या 12 वोल्ट से कम होएगा। तो क्या कभी जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से हाईएस्ट वैल्यू से कभी ज्यादा हो सकता है? बोलो नहीं। अरे भाई बात समझ आ रही है? 10 वोल्ट ये इनपुट का सोर्स है, जब ये एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा एनर्जी कमी तो होगी इसकी, तो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता। लिखो नोट, एनओटी नोट। तो दो बच्चों ने बिल्कुल से एक्सप्लेन किया था, इसने ठाकुर ने सही बोला था और इसने श्रेयांश और अंश ने भी। लिखो the terminal potential difference of a cell, the terminal potential difference of a cell, the terminal potential difference of a cell is always less than, the terminal potential difference of a cell is always less than the EMF of a cell। भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द, कोई रीजन बता सकता है क्यों? वो तो लॉजिक बताया था ना। अच्छा कोई वैसे रीजन क्या हो सकता है? एक सेल 12 वोल्ट का सेल, लेकिन जैसे आगे जाना स्टार्ट होगा तो मैं बोल रहा हूँ वी हमेशा से कम होगा। कौन खा गया आधी वोल्टेज? 12 वोल्ट में से अगर सर्किट को 11 मिला, एक कहाँ गया? वेल डन। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, उस सेल का अपना वोल्टेज खा गया, उस सेल की अपनी वोल्टेज। लिखो बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल across the, because of the fall of potential across the internal resistance of the cell, because of the fall of potential across the internal resistance of the cell। तो कैसे एक्सप्रेस करें कि जो इज इक्वल टू, जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या वो ईएमएफ के बराबर होता है? नहीं। मेरी बात सुनो भाई, 12 था ना, 12 अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास क्या है ईएमएफ, और मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज कितने मिली 11, कितने को लॉस हुआ? एक का। तो एक का लॉस किसकी वजह से हुआ? जो सेल का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वैसे तो दोनों बराबर हो सकते थे, लेकिन सेल में से उसके अंदर की वोल्टेज माइनस हो गई। उसके अंदर की वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई तो यही रहेगा, लेकिन उसके रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे इस पूरे चैप्टर में काम करेगा। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और अगर सेल चार्जिंग वाला हुआ तब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई रहेगा। अगर सेल चार्जिंग वाला हुआ, अभी तक तो सेल लगाया, अब मैंने सेल चार्जिंग वाला है, मैंने चार्जर भी लगा दिया। अब ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो जाए, बताओ, या हमेशा कम रहेगी? बस सेल चार्जिंग वाला है। 12 वोल्ट को चार्ज करने का मतलब ये नहीं होता वो 12 की जगह 15 वोल्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट को चार्ज करने का मतलब है अगर वो 12 से 10 हुआ तो साथ के साथ में दोबारा कितना कर सकता हूँ? 2 दोबारा ऐड कर सकता हूँ। मैं हमेशा उसको 12 पे रखूंगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? उस केस में वो जो अंदर तुमने 12 में से कितने को लॉस हुआ? 2 का, लेकिन उस लॉस को कवर किसने कर दिया? चार्जिंग ने। तो चार्जिंग ने क्या किया? अरे भैया पहले VE के बराबर था और इसमें से इस 12 में से 2 माइनस हो गए थे, लेकिन अगर हम चार्ज करेंगे तो जैसे ही लॉस होगा ये साथ साथ क्या करता रहेगा? बैलेंस। अच्छा बैलेंस यहाँ 12 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 10 में कौन मिलता रहेगा? 2। तो ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब चार्जिंग नहीं होती। और इसमें लिखो इफ चार्जिंग V इज इक्वल टू, हालांकि दूसरा फॉर्मूला बहुत रेयर होगा, पहला फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे। ऑनलाइन क्लास क्लियर?
अब इसकी डेरिवेशन निकालनी है, डेरिवेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, हेडिंग डालो। तो एक सेल, अच्छा अब इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाएं कैसे। अब 12th क्लास में रेजिस्टेंस अगर हम नया पढ़ना स्टार्ट कर दे दिक्कत हो जाएगी। सिंबल सिंबल हमने नहीं छेड़ा। अगर हम सर्किट में कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हैं ऐसे, बट अब तो हमने एक नई टर्म पढ़ ली इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी सेल के साथ में एक रेजिस्टेंस बना हुआ दिखाई दे, समझ जाना ये किसका रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। अब ऐसा तो नहीं बना सकते ना कि सेल और इसके अंदर रेजिस्टेंस, फिर तो होगा काम। कोई कहेगा कैपेसिटर है, कोई कहेगा डाइलेक्ट्रिक है। तो दिखाने का तरीका बदला। लेकिन ये समझाने के लिए कोई बच्चा कंफ्यूज सकता है, सर ये अलग से इनको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं कि भैया ये एक साथ है। तो ये है E और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, R। और बाहर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसमें से हमें करंट मिलेगा, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से हमारे पास करंट जाएगा, ठीक है सर। ये है डेरिवेशन, बनाओ डायग्राम ऑफ स्मॉल आर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब मुझे बताओ, सुने मेरी बात, ये यहाँ से अगर 12 वोल्ट है तो यही 12 वोल्ट, अब यहाँ पे कुछ और तो कनेक्ट है नहीं, सिर्फ सेल है और सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस है। तो जितना 12 वोल्ट यहाँ आएगा वो सीधा का सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। अगर बीच में कोई और होता तो वो खा जाता, बट यहाँ पे तो नहीं है। आप क्या लिखेंगे, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across cell is equal to potential difference across R। क्या फॉर्मूला होता है, देखो सभी, ओम्स लॉ क्या होता है बोलो, V इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सभी, I इज इक्वल टू, बोलो, और आज एक हमने फॉर्मूला किया। नाउ अभी क्या फॉर्मूला किया, बोलना V इज इक्वल टू E माइनस, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का है, वहां जाके R निकालना है। R क्या बचा, बोलो R क्या बचा, E माइनस वी अपॉन आई। और अगर हम I की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, आज ही बताना है, I की वैल्यू पुट करके क्या बनेगा, पूरा बताओ, 1 मिनट। E माइनस वी अपॉन V अपॉन में R, और ये R कहाँ चला जाएगा भाई, E माइनस वी और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा R। इसको अलग अलग करो, अगर अलग अलग करते हैं तो बनेगा E माइनस वी, V अपॉन V और मल्टीप्लाई में R, V से V। सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। या फिर यही डेरिवेशन ऐसे भी आती है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन R, E, V एंड कैपिटल R, तो दोनों तरीके से, बट है इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन क्लास को समझ आया, देखो
डन डन एवरीवन। ऑफलाइन क्लास लिख तो लिख रहे हैं। क्या हुआ इसके ना एक बार से घर पे बात करनी पड़ेगी ना, मैं देख रहा इसका ज़्यादा हो रहा। ऑनलाइन क्लास डन, इधर होगा सभी का। ओके सो हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दो कॉलम बनाओ, एक में लिखो ईएमएफ, एक में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ईएमएफ फिर दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। चलो जरा सोच समझ के बताना, विच वन इज अ कॉज एंड विच वन इज एन इफेक्ट। किसकी वजह से क्या है? वोल्टेज की वजह से ईएमएफ है या ईएमएफ की वजह से वोल्टेज है? क्या? तो ईएमएफ क्या हुआ, कॉज हुआ या इफेक्ट हुआ? कारण हुआ। और इफेक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव। लिखो पहला डिफरेंस, ईएमएफ में लिखो इट इज अ कॉज, इट इज अ कॉज, और उसमें लिखो इट इज एन इफेक्ट, इट इज अ कॉज, इट इज एन इफेक्ट। सेकंड, क्या ईएमएफ सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? क्या ईएमएफ सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। उसको किससे मतलब है? अपने वाले रेजिस्टेंस से। क्या नाम है उसका? इंटरनल। और क्या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है? अरे फिर ओम्स में तभी तो काम करेगा। देखो ये किस में लिखना है? ईएमएफ में। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, फुल स्टॉप। और उसमें इट डिपेंड्स अपॉन, it depends upon resistance of the circuit, it depends upon resistance of the circuit। EMF टर्म सिर्फ किसके लिए यूज की जाती है? सेल के लिए। देखो EMF में EMF term is used only for, EMF term is used only for the source of EMF। सिर्फ सेल के लिए बोला जाएगा EMF। EMF term is used only for the source of EMF। और उसमें और वो किस लिए यूज किया जाता है? इट इज मेजर्ड बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के लिए, इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। और एक लास्ट पॉइंट में डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन तो अपने आप पढ़ लोगे, तो 3 पॉइंट काफी है। डेफिनेशन वहीं से देख के लिखो जरा फटाफट से, 4 पॉइंट हो जाएंगे। शॉर्ट में पीछे से डेफिनेशन देखो और यहाँ पे लिखो फटाफट, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी शॉर्ट में लिखो सभी, ऑनलाइन क्लास भी लिखो भी जल्दी। जो डेफिनेशन पीछे से लिखवाई है वही डेफिनेशन लिखो, ईएमएफ की भी और इसकी भी। लिखिए नहीं डेफिनेशन, कहाँ है तो लिखो इसको वहाँ पे। ओके डन एवरीवन, ऑनलाइन क्लास डन। ओके अभी तक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि वी कैन कनेक्ट कैपेसिटर इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कि वी कैन कनेक्ट रेजिस्टेंस एज वेल इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑल्दो ये हमने पहले से 10th क्लास में डिस्कस कर रखा है। अब कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन के चांसेस कम है, बिकॉज सेकंड चैप्टर में डायलेक्ट्रिक्स स्लैब वाले एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन 10th क्लास में इनफ किए हुए हैं। तो एक नया टॉपिक आता है जिसकी हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करनी पड़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, या फिर अगर मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, सीरीज और पैरेलल साथ में करते हैं तो क्या होगा। तो आप मुझे बताएं, जो आप टीवी के रिमोट में 2 सेल को डालते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं पैरेलल में? फिर जाओगे तुम, मुझसे बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बताओ क्या पूछा मैंने, बताओ। आपने टीवी के रिमोट में सेल को डालते हैं और वो चलना काम कर देते हैं, तो वो 2 सेल सीरीज में जुड़े या पैरेलल में? सीरीज। कितने कहते हैं पैरेलल? हाथ ऊपर करो। तुक्का यही तो कोई बात नहीं, वेरी गुड। कितने कहते हैं सीरीज? हाथ ऊपर करो। सीरीज में जोड़ते हैं उन 2 सेल को। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि एक सेल की वोल्टेज सिर्फ 1.5 वोल्ट होती है, लेकिन 2 सेल को जोड़ने से 1.5 और 1.5 कितना बन जाता है? 3 वोल्ट। तो वो 3 वोल्ट जो रिमोट के अंदर का रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके रिमोट के अंदर इजीली वोल्टेज को प्रोवाइड कर पाते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने से बेसिस में आप ये भी सोच सकते थे यार, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से इफेक्टिव वैल्यू हमेशा कम होती है, जबकि ज्यादा वैल्यू हमेशा कहाँ पे मिलती है? सीरीज में मिलती है। तो जो आप रिमोट में लगाते हैं, अच्छा क्या बोलते हैं, अगर एक सेल लगाते हैं उसको सेल बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल लगाते हैं तो नाम चेंज होता है। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बैटरी। क्या बोलते हैं उसको? बैटरी। लिखिए
combination of cells. Combination of cells. Number 1, series combination. Combination of cells. Number 1, series combination. So अगर हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करें, देखिए सभी, अब हर सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना होगा बस हमें। सारे सेल आइडेंटिकल है तो ईएमएफ सेम रहेगा। इसमें लिखो द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी is equal to the sum of EMF of individual cells। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। स्टॉप राइटिंग। अब इसने बोला कि अगर आपको टोटल ईएमएफ पता करना है पूरी बैटरी का तो आपको सभी को जोड़ना होता है। तो इसके अंदर अगर आपको निकालना हो सो टोटल ईएमएफ कितना है, कोई बता सकते हैं? पहले का कितना है? ई, ध्यान दो, सबको जोड़ दो। ई प्लस ई 2ई, 2ई प्लस ई, अगर 4 होते 100 होते, और अगर एन तक होते तो आपके पास आएगा एन ई। कितने सेल के लिए? अगर कितने सेल्स होते एन। ऐसे ही रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? द इंटरनल resistance of battery is sum of individual cells internal resistance। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, चलो बताओ क्या बनेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनेगा? स्टॉप राइटिंग। अब सभी सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ते जाओ, R प्लस R प्लस R कहाँ तक चलता रहेगा? तो ये क्या बनेगा? NR। कितने सेल के लिए? लेकिन ये तो सिर्फ किसका निकला? बैटरी का। पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हैं कोई क्या होगा? ध्यान देंगे इसे भी। चलो बताओ पूरे सर्किट का क्या होगा? इन सबको मिला के कितना आया? NR। क्या सिर्फ NR है कि एक रेजिस्टेंस मिस हो रहा है? कौन सा? अरे वो तो बैटरी का था ना, इस बार सर्किट का निकाल रहे हैं। सर्किट में क्या क्या है? सर्किट में सबको जोड़ दो, और उन सबको जोड़ने के बाद सीरीज में कौन दिख रहा है? R भी तो बैठा हुआ है। तो टोटल क्या बनेगा? NR और प्लस R। तो करंट कितना बना? ओम्स लॉ क्या था? I इज इक्वल V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? टोटल वोल्टेज, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान देना भाई। बोलो टोटल EMF कितना आया? टोटल EMF कितना आया? N। अरे यार EMF को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल ई से। ये दिक्कत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लगेगा। कैपिटल ई दिखाना है, NE। NE। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? सो दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ I। लिखिए। और एक छोटा सा स्पेशल केस है इसका, खत्म करता हूँ आज की क्लास।
एक सेकंड ध्यान देंगे से भी। चलो बताओ राशि, अगर बड़े वाला आर छोटे आर से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो किसको नेग्लेक्ट करते हैं? छोटे वाले को। तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा? I इज इक्वल टू एन ई, ऐसे करते हैं नेग्लेक्ट, क्या बचेगा? है जिसको नेग्लेक्ट करते हैं उसके जगह पे जीरो मानते हैं ना, तो एन से जीरो भी तो वो जीरो बचेगा। क्या बचेगा? एन ई अपॉन आर। सेकंड, कार्तिक, अगर इसका उल्टा होता तो क्या बनता? एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखे? एन ई अपॉन, कौन नेग्लेक्ट हो जाएगा भी इस बार? है कैपिटल आर। खाली क्या बचेगा? और एन से एन कैंसिल, आई क्या बचा? करो सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, कल इसके पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। इतना से भी करके आए, ये लिखिए। हाँ सेम ही है टाइमिंग।